नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार राठौड़, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय बूंदी, ज्ञानदूत 2.0 के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रारंभ किए गए ज्ञानदूत के द्वितीय चरण में विद्यार्थियों हेतु उनके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार विशेष ऑनलाइन सामग्री आप तक पहुंचाई जा रही है। और आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करने जा रहे हैं केम पाथवे के बारे में। केम पाथवे किन पादपों में पाया जाता है, ये पाथवे किस प्रकार के आवास में, कौन सी परिस्थितियों में और किस प्रकार ये संपन्न होता है, चलता है, और इस पाथवे की क्या विशेषताएं हैं जो इसको दूसरे चक्र जो है, चाहे वो C3, C4 या C2 चक्र जो होता है, उनसे ये अलग करता है। आइए आज हम चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से केम पाथवे पे। इसका पूरा नाम जो है वो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे है। क्रेसुलेशियन वर्ड जो है वो क्रेसुलेसी फैमिली से आया है, जहां पे इसको सबसे पहले देखा गया। इस पाथवे के कुछ और नाम भी है जो हम जान सकते हैं, जैसे केम पाथवे, जिसे हम जानते हैं अभी, जिस पर हम चर्चा जा रहे हैं। डार्क कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कहते हैं इसको। अब आगे हम पूरा इसका डिटेल देखेंगे कि ये डार्क वर्ड का मीनिंग क्या है और कार्बन डाइऑक्सीजन ऑक्साइड जो है उसका फिक्सेशन जो हो रहा है वो किन कंडीशंस में हो रहा है, डार्क में हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है। और डार्क एसिडिफिकेशन भी इसको कहते हैं, क्योंकि एसिडिफिकेशन, एसिड का निर्माण हो रहा है और डार्क में हो रहा है, नाइट में हो रहा है, तो क्यों होता है, किन परिस्थितियों में होता है। तो ये तीन नाम जो है, इस नाम से भी ये इसके सिनोनिम्स हैं जो आगे यदि कभी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केम पादप की। केम पादप जो है वो क्या है। इसकी खोज जो है पाथवे की, वो रैंडम एंड थॉमस ने क्रेसुलेसी कुल के मांसल पादपों में की। अब क्रेसुलेसी फैमिली जो है और उसके जितने जो मांसल पादप हैं उस पर इनकी खोज की। ये पादप शुष्क और मरुद्भिद अवस्था में पाए जाने वाले, यानी जहां जल की कमी होती है वहां ये मांसल पादप जो है पाए जाते हैं। तो अधिकतर प्लांट जो है इनके मरुद्भिद जो आवास होते हैं वहां पे रहते हैं। और उदाहरण के लिए देख लीजिए, बहुत सारे प्लांट्स हैं हम जानते हैं अपने आसपास, और राजस्थान जो है उस पे बहुत बड़ा डेजर्ट है, थार डेजर्ट, और वहां पे जीरोफिटिक वेजिटेशन पाई जाती है। तो क्रेसुलेसी है, सॉरी, ये क्रेसुलेसी, कैक्टेसी, यूफोर्बिएसी कुल के जो एंजियोस्पर्म में है, फर्न्स में भी है, कुछ जिम्नोस्पर्म में वेलविसिया जो है, ये पादप जो है ये सारे ऐसी ही जल की कमी वाली आवास में पाए जाते हैं और इनमें ये पाथवे पाया जाता है। अब इन पादपों के लक्षण क्या है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि केम पादप जो है वो, जब हम बात जीरोफिटिक कंडीशन की करते हैं, मरुद्भिद आवास की करते हैं, तो हम जानते हैं कि वहां जल की कमी होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और वहां ऐसे प्लांट जो होते हैं उनका रूट सिस्टम जो है वो बहुत ही मजबूत होता है और उस सोइल में बहुत गहराई तक धंसा रहता है। और जो एरियल प्लांट का पार्ट होता है वहां पे जो वाष्पोत्सर्जन जो है कम से कम हो, इसके लिए एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें पत्तियों की, लीव्स की, तो पत्तियां जो है इन पादप की काफी थिक होती है, मोटी होती है और रिड्यूस्ड होती है, ठीक है, हासित होती है, और इनके ऊपर मोटी क्यूटिकल की जो है वो परत पाई जाती है, ताकि हाई टेम्परेचर में भी जल का निष्कासन जो है, वाष्पोत्सर्जन जिसे हम कहते हैं, वो कम से कम हो। तो ये एडेप्टेशन जो है लीफ में पाया जाता है। अब इनको मांसलोद्भिद पादप इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पानी ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करके स्टोर किया जाता है, तो मांसल जो है वो प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। तो या तो मांसल हो जाएंगे या फिर ये पत्तियां झड़ जाएगी, ठीक है, जल का संग्रहण करके। तो इस प्रकार प्लांट जो है ये मांसलोद्भिद पादप कहलाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रात में
ये इसमें खट्टापन ज्यादा होता है और दिन में इसमें स्वीटनेस होती है। तो खट्टापन का मतलब एसिडिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम। जब इसके हमने नाम की बात करी थी अलग अलग कि डार्क कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिक्सेशन की बात हुई, और दूसरा इसको है कि डार्क एसिडिफिकेशन, यानी कि नाइट में एसिडिफिकेशन होता है, एसिड स्टोर होता है उसके अंदर बन के, इसलिए उसमें खट्टापन आता है। और यदि हम रंध्रीय चक्र की बात करें तो ये बिल्कुल सामान्य पादपों से उल्टा होता है। सामान्यतः हम देखते हैं प्लांट्स में कि रंध्र जो होते हैं वो प्राय दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद रहते हैं। तो ये हमें पता है कि जब दिन में खुले रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, गैसीय विनिमय जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करना, ऑक्सीजन को निकालना, ये सब जो इनका प्रकाश संश्लेषण में, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये गैसियस एक्सचेंज जो होता है ये दिन में होता है और दिन में खुले रहते हैं। तो ये सामान्य पादपों के एक विशिष्ट लक्षण है। लेकिन जब हम यहां केम्प प्लांट्स की बात करते हैं तो यहां पर दिन में टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वो यदि रंध्र ओपन रह जाते तो जल का ह्रास जो है बहुत ज्यादा होता। तो ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए ये एक तरह का अडेप्टेशन है। तो रंध्र जो है यहां दिन में बंद हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब रंध्र जो है वो दिन में बंद हो जाते हैं तो फिर ये फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं पाते होंगे, क्योंकि दिन में तो लाइट जो है वो रहती है और लाइट है लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। और फोटोसिंथेसिस का मतलब C3 साइकिल नहीं चलता होगा। लेकिन अब इसमें इन रंध्रों की विपरीत रंध्रीय चक्र के कारण हम देखते हैं कि यहां पर रंध्र जो है इन पादपों में दिन में तो क्लोज रहते हैं और रात में खुले रहते हैं। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड दिन में ग्रहण नहीं हो सकती इन पादपों के द्वारा वायुमंडल से, ये रात में ही ग्रहण करते हैं। यानी कि रंध्र जब रात में खुलते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। आगे हम इसका डिटेल देखेंगे। तो एक विपरीत जो है वो रंध्रीय चक्र जो है इन केम्प प्लांट्स में पाया जाता है। और रंध्र के बारे में यदि एक और बात करें तो यदि हम देखते हैं कि ये धसे हुए होते हैं, रंध्र भी धसे हुए होते हैं, अंदर की तरफ संकर्ण होते हैं। अब यहां पे नाइट में इन प्लांट्स में क्या होता है और डे में क्या होता है, यदि हम इसको देख लें कुछ मेन पॉइंट्स के आधार पे, तो हम देखते हैं कि केम्प प्लांट्स में नाइट में रंध्र जो है खुले हुए रहते हैं, विपरीत रंध्रीय अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में पर्ण में प्रवेश करता है और पर्ण के अंदर जो उसके मध्योतक होते हैं, पर्ण मध्योतक में ये प्रवेश करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रहण किया जाता है आयन फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में, वो नाइट में ग्रहण किया जाता है क्योंकि नाइट में स्टोमेटा ओपन रहते हैं। अब इसको कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो सबसे पहले इसको अपचयित करेगा, ग्रहण करेगा, वो है पीईपी केज एंजाइम के माध्यम से फास्फोइनोल पायरुवेट द्वारा। तो फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है ये एंजाइम है। अब इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यहां पर राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, रुबिस्को की बात कर रहे हैं, वो रुबिस्को यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित नहीं कर रहा है अभी नाइट में। समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एक्स्ट्रा एंजाइम है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को C4 एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, चाहे वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो या फिर ये दूसरा C4 अम्ल। तो एंजाइम पीईपी कार्बोक्सिलेज जो है वो महत्वपूर्ण एंजाइम है, ये हमें देखना है। और ये जो C4 एसिड बना है, ये C4 एसिड इसका धीरे धीरे संग्रहण होता है ऑल ओवर नाइट। नाइट में स्टोमेटा खुले हैं, बनता है और ये रात भर उसको संग्रहण होता है। तभी हम कह रहे थे कि खट्टापन जो है वो रात्रि में इनकी लीव्स के अंदर हमको मिलता है। तो वो खट्टापन जो है इन्हीं स्टोर जो होते हैं अम्ल, उसी की वजह से। तो यहां एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि रुबिस्को जो है वो यहां पे निष्क्रिय रहता है।
प्रकाश के अभाव में। अच्छा, एक बात का यदि हम जिक्र करें कि प्रकाश संश्लेषण में हमने दो प्रकार की अभिक्रियाएं देखते हैं, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया। जब हम प्रकाशिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो उसमें हमने देखा कि वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलते हैं और ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में रूबिस्को का इंपॉर्टेंस होता है जो स्ट्रोमा के अंदर उपस्थित होता है। और उसको अप्रकाशिक या अंधकार अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि अंधकार में नहीं होती, ऐसा नहीं है कि वो अंधकार में होती है, वो होती तो प्रकाश की उपस्थिति में ही है, क्योंकि रूबिस्को जो है वो लाइट की एब्सेंस में एक्टिव ही नहीं होगा, उसको लिए लाइट चाहिए उसको एक्टिवनेस के लिए, तो वो उल्टा नाम दिया गया है, लाइट रिएक्शन है इसलिए उल्टा नाम इसका दे दिया गया। तो यहां पे हम इसको देख सकते हैं कि नाइट में जब लाइट नहीं है तो रूबिस्को एक्टिव नहीं है, वो निष्क्रिय रहता है। और यहां पे ये एक अडेप्टेशन देखिए आप कि यहां पर इसके एक्सेप्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में पीईपी केस जो है एंजाइम पाया जाता है। ये तो बात हो गई नाइट की। अब हम बात करेंगे कि केम प्लांट जो है उनके अंदर दिन में यदि हम परिस्थिति देखें तो क्या होगा। तो दिन में रंध्र बंद होते हैं, यह हम देख चुके, और जो वैक्यूल में रिक्तिका में पूरी नाइट C4 एसिड जो संग्रहित हुआ वो अब निकलेगा दिन में उसका निष्कासन होता है क्योंकि स्टोमेटा बंद हो चुके हैं, ठीक है। और ये C4 एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा C3 एसिड में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का विघटन करेगा, तो C3 अम्ल भी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें निकल जाती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब चूंकि लाइट है तो रूबिस्को एक्टिव हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई रहती है तो कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी हो जाती है। तो यहां पर रूबिस्को एंजाइम जो है वो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस या कार्बोक्सिलीकरण जो है प्रक्रिया के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, अपचयित करती है, और अपचयित करके वो उसको पीसीआर चक्र में या जिसे हम C3 चक्र कहते हैं, यह है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन चक्र जिसे हम C3 चक्र कहते हैं, उसमें ये जो है अपचयित होकर के C3 साइकिल को चलाती है। तो ये जो है रात्रि में इन प्लांट्स में क्या होता है और दिन में इनमें क्या होता है, इसमें ये अंतर है। तो ये दोनों कंडीशन इन पादपों के अंदर हम देख चुके हैं, नाइट और डे के अंदर। अब हम देखते हैं कि ये इमेज के माध्यम से कि ये साइकिल चलता कैसे है। जब हम बात कर रहे हैं नाइट की, रात्रि में, तो पहला ये जो नीचे का शेडो जो पोर्शन है पूरा डार्क वाला, यहां से ये प्रोसेस पूरी यदि इसको आधे पार्ट में डिवाइड करें तो ये पूरी नीचे की ये नाइट में हो रही है। तो पहले हम नीचे इसमें देखते हैं नाइट प्रोसेस का। तो यहां हमने ये देख लिया कि स्टोमेटा जो है वो ओपन रहते हैं। जब स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस स्टोमेटा के माध्यम से बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में एंटर कर जाती है, ठीक है। और इसमें जो ही एंटर करती है पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में, तो यहां पर सबसे पहला जो है वो एक्सेप्ट जो करने वाला क्रियाकारक वो है फास्फोइनोल पायरुवेट। और ये फास्फोइनोल पायरुवेट जो है ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करता है और इस फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के माध्यम से ये C4 एसिड का निर्माण करता है। अब ये पूरी प्रोसेस जो है ये NADPH और NADH या मेलिक एंजाइम बेस्ड प्रोसेस होती है। तो 3 आगे साइकिल में इसको भी डिवाइड किया गया है, लेकिन यहां पर ये C4 एसिड जो है, चाहे वो मेलिक एंजाइम हो या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हो, कुछ भी हो, इसमें C4 एसिड का निर्माण करता है। अब ये C4 एसिड जो है ये पूरी नाइट जो है इस वैक्यूल के अंदर, इस रिक्तिका के अंदर C4 एसिड जो है वो स्टोर होता रहता है, ठीक है। अब हम इसको आगे चलते हैं कि नाइट पूरा एसिडिफिकेशन की प्रोसेस चलने के बाद में जो ही डे यानी दिन जो उगता है, ओपन होता डे की लाइट में, लाइट की प्रेजेंस में, उसमें ये स्टोमेटा धीरे धीरे ओपन हो जाते हैं और क्लोज्ड हो जाते हैं। और ये क्लोज्ड होते ही स्टोमेटा के, तो आप देखिए इसमें
अब बाहर से कोई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें एंटर नहीं कर सकती, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कंडीशन में जो नाइट में C4 एसिड के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां जो आई थी, एंटर किया, ये इसमें स्टोर हुई है, ये अब क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा। और इस डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में एक तो C3 एसिड बना और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकला, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगी केल्विन साइकिल में, या हम PCR साइकिल जिसे हम कहते हैं, या C3 साइकिल कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस साइकिल में जाएगी, क्योंकि यहां रूबिस्को जो है वो इसको अपचयित कर लेगा, तो यहां C3 साइकिल चल गया। तो यहां पर दो स्टेप में एक तरह से प्रोसेस हो गई कि एक बार में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और इसको रात भर स्टोर करना, और फिर इसको दिन में जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो यहां पे रूबिस्को के माध्यम से C3 साइकिल चलना, और जो C3 एसिड बना हुआ है वो धीरे धीरे जाकर के स्टार्च के अंदर ये स्टोर हो जाता है, तो वापस रिसाइकलिंग हो जाती है और पीईपी का निर्माण करती है। तो यहां अडेप्टेशन कितना अच्छा है यदि हम देखें कि हैबिटेट के हिसाब से प्लांट जो है उसके अंदर ये अडेप्टेशंस जो है वो अभिक्रिया स्तर पे होता है कि प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाती है और अलग अलग है। तो जहां पर हम नॉर्मल सामान्य पादप में देखते हैं तो वहां पर दिन में ही ये दोनों प्रोसेस जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करना, देन कार्बोक्सिलेशन होकर के सीधा C3 साइकिल चलता है। तो यहां पर ये दो स्टेप में साइकिल चलता है केम पाथवे में। अब यदि हम कार्बोक्सिलेशन देखें तो कार्बोक्सिलेशन दो स्टेप में हो गया, प्राथमिक कार्बोक्सिलीकरण और द्वितीयक कार्बोक्सिलीकरण। अब प्राथमिक और द्वितीयक जो कार्बोक्सिलेशन हुआ है वो उसमें अंतर, अब ये देखो ये प्राथमिक और द्वितीयक वर्ड जो है वो कहां से आए, यानी कि पहली बार जो कार्बोक्सिलेशन हुआ है वो किसने किया है, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ने, एक कार्बोक्सिलेशन यहां हुआ है, और दूसरी बार कार्बोक्सिलेशन कर रहा है रूबिस्को एंजाइम कर रहा है। तो इन दो प्राथमिक कार्बोक्सिलेशन और द्वितीयक कार्बोक्सिलेशन जो है उसमें अंतर क्या है, ये अंतर यदि हम यहां देखें तो हम देखते हैं कि पहले की जो लोकेशन है वो कोशिका द्रव्य में है, सेल के अंदर, वहां पर पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है और ये एंजाइम कार्बोक्सिलेशन। तो प्राइमरी जो कार्बोक्सिलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है और द्वितीयक जो है वो होता है हरित लवक के स्ट्रोमा में। पहला तो है इनकी लोकेशन के हिसाब से डिफरेंस। दूसरा यदि हम एंजाइम के हिसाब से करें तो पहला ये पीईपी कार्बोक्सिलेज की बात कर रहे हैं कि इसको करने वाला एंजाइम प्राथमिक वो है पीईपी कार्बोक्सिलेज, और दूसरा जो है वो रूबिस्को एंजाइम जो द्वितीयक कार्बोक्सिलेशन को करता है। रंध्रों की स्थिति क्या रहती है, यदि हम इसको देखें तो जब प्राथमिक कार्बोक्सिलेशन होता है तब ये खुले रहते हैं रंध्र, और द्वितीय के टाइम बंद रहते हैं, सिंपल। और सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड का, ये बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड आता है प्राथमिक कार्बोक्सिलेशन में, और द्वितीयक में हम जानते हैं कि जो स्टोर रहता है C4 एसिड जो वैक्यूल में, वो बाहर निकल करके ही कार्बन डाइऑक्साइड को उपलब्ध कराता है। तो ये कार्बोक्सिलेशन के टाइप, ये छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने प्रकार के कार्बोक्सिलेशन होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय, दोनों में अंतर क्या है, कहां पे पाया जाता है, प्राथमिक कार्बोक्सिलेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहता है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत क्या होता है, प्राथमिक कार्बोक्सिलेशन के टाइम एंजाइम्स की स्थिति क्या होती है, ठीक है, ये कहां पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो ये सारे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन, या इसमें डिफरेंस जो है उसमें एक आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो बात हो गई कार्बोक्सिलेशन की। अब इससे प्लांट को फायदा क्या है केम पाथवे से, यदि हम केम पाथवे की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दिन में रंध्र बंद होते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन घट जाता है, और इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन पादपों में प्रकाशीय श्वसन नहीं होता। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है जिसकी हमने बात पहले के लेक्चर में कर रखी है, उसमें आप पढ़िएगा कि जो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो पादप के लिए इतना एफिशिएंट नहीं होता क्योंकि वो कॉस्टली होता है। यदि आप एनर्जी के बेस पे भी देखो या कार्बन के बेस पे भी देखो तो वो दोनों तरीके से वो प्लांट के लिए लाभदायक नहीं है, एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम होती है, उसमें खर्च होती है। तो ये प्रकाशीय श्वसन जो है वो केम प्लांट्स में नहीं होता। तो ये एक अडेप्टेशन है
ताकि दिन में रंध्र जो है बंद हो जाते हैं। अब हम बात करें कि केम और C4 प्लांट जो है इनमें अंतर क्या होता है। केम प्लांट जो होते हैं तो उनमें ये प्लांट जो पाथवे जो होता है ये प्रिमिटिव है, ठीक है, और जो C4 जो होता है वो एडवांस होता है। तो ये आद्य है और दूसरा प्रगत है। केम पादप जो है ये टेरिडोफाइटा में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म इनमें उपस्थित होता है, और C4 केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। यदि इनकी एनाटॉमी देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं होता है केम प्लांट में कि अलग अलग प्रकार की सेल जो है उसमें पाई जाए या क्रेंज एनाटॉमी जो है वो उसमें पाई जाए। तो केम प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी जो है वो अनुपस्थित होती है, लेकिन C4 के अंदर ये क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि वास्कुलर बंडल जो होते हैं वो थिक वॉल्ड जो होते हैं और क्लोज्ड अरेंजमेंट होता है और मालाकार जैसी संरचनाएं जो है उसमें बनाती है। तो क्रेंज एनाटॉमी जो है वो C4 प्लांट के अंदर पाई जाती है। केम पाथवे में हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलेशन प्राथमिक और द्वितीयक टाइप के होते हैं। तो ये एक अनदर जो है ये डिफरेंस है इन दोनों में, और ये कार्बोक्सिलेशन अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर पाया जाता है। लेकिन जब C4 पादपों की बात करते हैं तो यहां पे कार्बोक्सिलेशन एक ही प्रकार का होता है, एक ही समय पर होता है। और जो ट्रांसपिरेशन रेशो है यदि हम उसकी बात करें तो ये यहां पर इनका इतना अच्छा अडेप्टेशन होता है केम प्लांट्स में कि दिन में रंध्र बंद हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन जो है बहुत रेशो जो है इसका बहुत लो होता है। तो 50 से 100 की भी आसपास बात कर रहे हैं, और C4 प्लांट जो है वो उनमें ये रेशो बहुत हाई होता है, क्योंकि उनमें सामान्यतः दिन में रंध्र जो है वो खुले रहते हैं। तो इस प्रकार आज के इस टॉपिक में हमने केम पाथवे के बारे में समझा, केम प्लांट्स के बारे में, उनमें क्या अडेप्टेशंस होते हैं, और केम पाथवे जो है वो उनकी किस कंडीशंस में होता है, कार्बोक्सिलेशन कितने टाइप का होता है, और कैसे ये अपना चक्र जो है पूरा करते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस चैट बॉक्स में यूट्यूब पर आप लिखिए, और जब ऑनलाइन जो इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस होगी उस क्लासेस में इसका आंसर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।